गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लास में अर्थ के जो मूवमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अर्थ के मूवमेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के वजह से होते हैं, या तो एंडोजेनिक होते हैं या फिर एक्सोजेनिक होते हैं। एंडोजेनिक ऐसे मूवमेंट जो कि बहुत सडन होते हैं, है ना, बहुत अचानक से होते हैं। जैसे कि एग्जांपल याद आपको अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज का, है ना। ये जो फोर्सेस लगते हैं वो सडन लगता है। अर्थक्वेक जो भूकंप आता है वो सडन आता है, आपको पता नहीं होता, आप पहले से आपको पता नहीं होता कि यहाँ पे भूकंप आने वाला है। जो यहाँ फोर्स होता है वो सडन होता है। तो आता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस ऐसे फोर्सेस जो कि एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम की वजह से हो रहे हैं। तो सबसे बड़े एग्जांपल है जो वेदरिंग होती है विद जिसमें जो विंड एंड वाटर जो रहता है उसकी वजह से वेदरिंग होती है किसी भी सरफेस पे, किसी भी रॉक्स पे या किसी भी लैंड सरफेस पे। उसे हम ऐसे फोर्सेस को जो कि लंबे पीरियड ऑफ टाइम की पे लगते हैं, उसमें जब अर्थ में कोई चेंजेस आते हैं उससे फोर्सेस हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो हमने एंडोजेनिक फोर्स में पढ़ा था। सबसे पहले हमने बताया प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक में हमने थ्योरी पढ़ी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, जिसमें कि पैनगेज जो था वो पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था, फिर उसके बाद अर्थ के इंटरनल मूवमेंट्स प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जो अर्थ का जो प्रेशर था मैग्मा की वजह से वो कन्वर्ज ना होते हुए डाइवर्ज होता था, जिसकी वजह से जो उसके जो प्लेट्स है वो मूव करने लग गई। मैंने आपको बताया था कि हर सेकंड में प्लेट टेक्टोनिक मूव करती है, बट लेकिन इनका मूवमेंट इतना स्लो होता है कि उसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने में, या फिर जो मूवमेंट्स हम देखते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं काफ़ी मिलियन ईयर्स के बाद वो चेंजेस आते हैं। हमने जो पेंगी मॉडल देखा था, जो थ्योरी देखी थी, वो हमने देखी थी 225 मिलियन ईयर्स अगो, है ना। 225 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा था। तो वो जो चेंजेस आए थे वो हमें प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। अभी जो हम आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस जो कि सडन हुए थे, जिसमें कि अर्थक्वेक और वोल्केनोस। अर्थक्वेक और वोल्केनोस, है ना। अर्थक्वेक आप सभी जानते हैं, भूकंप आना, और वोल्केनोस आप सभी जानते हो क्या, जो ज्वालामुखी होता है उसको हम हिंदी में ज्वालामुखी बोलते हैं। और वोल्केनोस को हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वोल्केनोस में आपके से पहले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा चुका हूं, इसमें आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा। वोल्केनोस को हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर रखे हैं, एक्टिव वोल्केनो, एक डोर्मेंट वोल्केनो और एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अब एक्टिव वोल्केनोस ऐसे वोल्केनोस जो कभी भी इरप्ट हो सकते हैं ना। वोल्केनिक इरप्शन जो होता है जिसके थ्रू जो लावा बाहर निकलता है, एशेस निकलती है, आग लग सकती है। तो वोल्केनिक इरप्शंस किसी भी टाइम हो सकता है, इट इज इन द एक्टिव मोड। ओके, ऐसे वोल्केनो जो कि एक्टिव है वो किसी भी टाइम किसी भी पल हो सकता है। वो कल इरप्ट हो जाए, हो सकता है वो 2 साल बाद इरप्ट हो जाए, उसकी हमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं पता हो। ऐसे वोल्केनोस को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव वोल्केनोस। ओके, active volcanoes are the volcanoes that can erupt regularly. However, it is difficult to define regular for a volcano, as the lifespan of volcanoes varies from some months to 7 million years ago. और active volcanoes की एक और खासियत ये होती है, जैसे मैंने बताया कि इसको हम पता नहीं कर सकते कब वो इरप्ट होगा। इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि वो इरप्ट हो जाए तो कोई दोबारा इरप्ट नहीं होगा, हो सकता है वो दोबारा फिर से इरप्ट हो जाए। तो इसकी जो लाइफ स्पान है वो कोई फिक्स नहीं है, कभी कभी सेवरल मंथ होता है और कभी कभी मिलियन ऑफ इयर्स भी चलता रहता है। मतलब वोल्केनो स्टिल एक्टिव फ्रॉम द मिलियन ऑफ इयर्स अगो। At present, there are more than 500 active volcanoes across the continents and islands. Many of the active volcanoes exist under the sea. Mauna Loa, an active volcano located in the Hawaii Island, is the world's largest volcano in terms of both height and the mass. It is about 10 kilometers in height from the sea floor to the summit. It is a part of the Pacific Ring of Fire. अब जो वोल्केनो जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि मिलियन ऑफ इयर्स तक एक्टिव रहते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 500 एक्टिव वोल्केनोस। उसमें से जो माना लाओ जो एक एक्टिव वोल्केनो है, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाई लार्जेस्ट वोल्केनो है, इसकी हाइट ही जो है वो सी फ्लोर से कितना है, अप टू 10 किलोमीटर। और बेसिकली जितने भी ये जो आप वोल्केनो देखते हो, बेसिकली ये ओशन प्लेट्स पे या वाटर के अंडर एग्जिस्ट करते हैं। आपने पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, हवाई आइलैंड्स, वहाँ पर वो
आपको एक्टिव वोल्केनोज ज़्यादातर वहीं दिखेंगे, है ना। इट इज वन ऑफ द, इसलिए इसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, बिकॉज वहाँ पर ये वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं और इन पासिंग बहुत हुए हैं, स्टिल दे हैव एन एक्टिव वोल्केनोज सिचुएटेड ऑन दिस आइलैंड। नेक्स्ट जो हम वोल्केनो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डोरमेट वोल्केनो। Volcanoes that do not have not erupted for many years but have the potential to erupt again and as regarded as dormant volcanoes. Mount Vesuvius in Italy is an example of dormant volcano. It last erupted in 1944. अब ऐसे volcano जो एक बार erupt तो हो चुके हैं और सालों से 5-10 साल हो गए वो erupting हुए हैं, पर लेकिन उनके यहाँ पोटेंशियल है कि इन फ्यूचर वो इरप्ट हो सकते हैं। ऐसे वोल्केनोज को हम बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो। मींस ऐसा वोल्केनो जो कि अभी इन रिसेंट टाइम इरप्ट नहीं हुआ है, पर लेकिन पोटेंशियल है ना, एक चांस ये भी है कि इन फ्यूचर शायद वो इरप्ट हो जाए, तो ऐसे वोल्केनोज को हम बोलेंगे डोरमेंट वोल्केनोज। लास्ट वन जो हम इसमें डोरमेंट वोल्केनोज का एग्जाम्पल है माउंट वेसियस जो कि इटली में है, वो एक डोरमेंट वोल्केनो 1944 से वो इरप्ट नहीं हुआ है, मतलब लास्ट वो 1944 में इरप्ट हुआ था, उसके बाद से अभी तक वो इरप्ट नहीं हुआ। थर्ड वन जो लास्ट है वो हमारा एक्सटिंक्ट वोल्केनो होता है। अब एक्सटिंक्ट वोल्केनो ऐसा वोल्केनो जो कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स से इरप्ट नहीं हुआ और इन फ्यूचर भी ऐसे कोई साइन नहीं दिखा रहा है कि वो इरप्ट हो जाए। इसी का एग्जांपल है माउंट किलिमंजारो इन तांजानिया। ओके, अभी इसकी एक और खासियत बात है कि जहाँ वोल्केनोज होते हैं वहाँ आपने देखे ही होंगे, आपको मैंने दिखाया वोल्केनोज आपने देखे होंगे न्यूज़ में कि वहाँ से आग की लपटें निकलती हैं, लावा निकलता है। बट ये वोल्केनो जो माउंट किलिमंजारो जो तांजानिया में, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है ना, एंड और ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो थाउजेंड ऑफ ईयर्स हो गए, अब ये ना इरप्ट हुआ है ना इन फ्यूचर ये साइन ऐसे दिखा रहा है कि इन फ्यूचर इरप्ट होगा। तो ऐसे वोल्केनोज को हम बोलेंगे एक्सटिंक्ट, यानी कि वोल्केनो खत्म हो चुका है, मतलब ये वोल्केनो जो है वो अब इरप्ट कभी नहीं होगा। अब जब हम मेन तो सडन पोर्शन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप दो टर्म्स पढ़ोगे, फोकस पढ़ोगे और एक एपिसेंटर पढ़ोगे। ओके, और सभी जानते हो कि अर्थक्वेक क्या होता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब फोकस क्या होता है? द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड द फोकस। जिस पॉइंट से ओरिजिन हुआ है, यानी जिस पॉइंट से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। The depth of the focus of an earthquake can range 0 to 700 kilometers, यानी कि जो डेप्थ है अर्थक्वेक धरती के कितने नीचे से जो स्टार्ट हुआ उसकी डेप्थ 0 to 700 किलोमीटर तक रेंज करती है। The epicenter is located vertically above the focus. Above the focus on the surface of the earth. In core of the earthquake, the focus was only about 16 km inside the surface of the earth, which is a shallow depth. This intensified the impact of the earthquake. Additionally, the epicenter was closely to be a heavy populated area. अब epicenter वाला पोर्शन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पर नुकसान हुआ है अर्थक्वेक की वजह से, तो वो ऑब्वियसली बता आपकी सरफेस पे दिखेगा। तो जो फोकस के ठीक ऊपर वाला पोर्शन को हम बोलते हैं एपिसेंटर। अब वो एपिसेंटर अगर ज़्यादा डिजास्टरस है तो बहुत ज़्यादा लंबे स्पान पर फैल सकता है। मतलब आप एपिसेंटर आप इस हिसाब से ध्यान रख लीजिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपिसेंटर ना। सबसे ज़्यादा जहाँ पे भूकंप की झटके जहाँ पाए जाते हैं, एहसास होते हैं, उस प्लेस को हम एपिसेंटर बोलते हैं। अब एक कोब में जो भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, उसकी डेप्थ सिर्फ 16 किलोमीटर थी। एज ए रिजल्ट उसका एपिसेंटर जो था बहुत ज़्यादा था, मतलब सिंस अर्थ के सिर्फ 16 किलोमीटर नीचे से ही उसका ओरिजिन था उस भूकंप का, तो हमारे सरफेस पे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा। जितना नीचे से भूकंप जनरेट होता है उतना इम्पैक्ट कम पड़ता है, जितनी उसकी डेप्थ कम होती जाती है उतना ही उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ जाता है। You must have remembered the upper crust of the earth is made up of many lithospheric plates. These plates carry the continental and the ocean floor. आपने continental floor भी पढ़ा है और आपने ocean floor भी पढ़ा था कि नो जो हमारा लिथोस्फीयर है वहाँ पे बहुत सारे प्लेट्स पर टिका हुआ है। The edges of these plates are called plate boundaries and earthquake mostly occurs on the boundaries of the lithospheric plates. अब ये plates हैं तो obviously बात है पूरी लंबी सी प्लेट नहीं है, इन प्लेट्स के डिवाइडेशन हुआ है, इनके टुकड़े हो रहे हैं।
तो बेसिकली अर्थ ऐसी पोजीशन पे आके ऐसी पोजीशन पे जहाँ पर प्लेट की बाउंड्रीज होती है। अब ये जहाँ पर प्लेट की बाउंड्रीज होती है वहीं पर अर्थक्वेक जनरेट होता है। एन अर्थक्वेक मोस्टली occurs on the boundaries of the lithospheric plates. As mentioned earlier, an earthquake generates a series of shock waves on the earth surface. ना मैंने आपको बताया था सिस्मिक वेव चलती हैं, है ना, एक वेव चलती है अर्थ के नीचे, सिस्मिक वेव्स। जब ये वेव्स बहुत ज़्यादा तेज चलना स्टार्ट होती है, एक सीरियस शॉक वेव हमारे अर्थ सरफेस को महसूस होता है, तो हमारा अर्थ क्या होता है, वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हमें भूकंप के झटके मिलते हैं। दिस शॉक वेव्स आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। There are three types of earthquake or seismic waves. Out of these, two are body waves because they penetrate in the interior of the earth, and one is the surface wave because it travels only on the surface. अब जो earthquake है उसमें three types हैं, तो उसमें दो ऐसे हैं जो कि अर्थ के इंटीरियर में ही वेव्स आपको देखेंगे, और एक जो हमारे सरफेस में है, हमारी जमीन पर जो हमारे ग्राउंड लेवल है उस पर दिखते हैं। सो दिस आर द पी वेव्स और द प्राइमरी वेव्स, तो इसको हम बॉडी वेव्स ही बोलेंगे बिकॉज ये अर्थ के इंटीरियर में होता है। फिर आता है एस वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, ये भी अर्थ के इंटीरियर में होता है, इसको भी हम बॉडी वेव्स के नाम से जानते हैं। फिर लास्ट आता है एल वेव्स और द लव वेव्स, जो कि हमारे सरफेस पे आप उसको महसूस कर सकते हैं। इनको earthquake we have observed the seismic wave can cause devastation in less than a minute. earthquake जो तबाही मचाता है वो less than 1 मिनट भी अगर earthquake आता है तो बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है, मतलब कितना डिजास्टर्स हो सकता है, डिपेंड ऑन द फोकस एंड इट्स एपिसेंटर। Do all earthquake cause same amount of damage? The damage caused by the earthquake depends upon its intensity. To measure the intensity of an earthquake, an instrument called seismograph is used. A seismograph records vibration of seismic waves caused by the earth. The people who study the pattern of earthquakes are known as seismologists. अब हर earthquake इतनी तबाही मचाता है, ये इसके डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी पे, कितनी जोर से earthquake आया है, या seismic waves उस समय जो seismic waves उस समय जो हिट किया था earthquake में, उस समय उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा हाई थी, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि earthquake कितना डिजास्टर्स हो सकता है ना। तो उसके लिए एक डिवाइस होती है सिस्मोग्राफ, जो कि आपको पेज नंबर 80 पे आपको मिल जाएगी, उसके इमेज कि सिस्मोग्राफ कैसा होता है। ये रिकॉर्ड करता है, आपने देखा होगा उसके जो रोल है उसमें वो मेजर करता है नीडल की हेल्प से। तो आप उसमें देखेंगे तो उसमें आपको देखेगा आपको लाइन में से अर्थ आपको सेस्मिक वेव्स की सी लाइन्स दिखेगी। तो ये आप इंटेंसिटी देखोगे, यहाँ पर तो सेस्मिक वेव कम थे पर लेकिन यहाँ एक्सट्रीम बढ़े फिर घटे, तो जिसकी वजह से इन वेव्स का बढ़ना घटना हाई इंटेंसिटी जब इनकी फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तब ये ज़्यादा डिजास्टर्स होते हैं, कम रहती है जितना डिजास्टर हाई रहती है तो काफ़ी डिजास्टर्स ये कर सकते हैं। अभी पेज नंबर 81 में इनकी इंटेंसिटी दे रखी है, हम जो जिस स्केल पे हम नापते हैं उस स्केल को हम बोलते हैं रिक्टर स्केल। उस रिक्टर स्केल के हिसाब से हम किसी भी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्मोग्राफ, है ना, इनकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिक्टर स्केल। तो उसका एक कॉलम बना रखा है ना, जिसमें कि उन्होंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से दे रखा है कि किस अर्थक्वेक को हम मिनिमल डैमेज बोलेंगे, किसको डिजास्टर बोलेंगे। तो बच्चों जब 0 से लेके 3.5 तक की रीडिंग आती है तो ऐसा जो अर्थक्वेक आता है उसको हम बोलते हैं मिनिमम। सिर्फ हमें इंस्ट्रूमेंट में उसके झटके नजर आते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है ना, और कभी कभी तो आपको पता भी नहीं चलता कि अर्थक्वेक आया है, बहुत हल्की फुल्की स्मॉल बहुत हल्की सी वाइब्रेशन होती है। अब अगर 3.5 से 4.8 तक अगर उसकी रीडिंग आती है रिक्टर स्केल पे, तो हमें लगता है कि 5 से करीब आपने वो देखा रोलर्स देखे अपने जो रोड्स बनाते हैं, जब उसके आसपास आप चलोगे तो आपको दिखता है कि हल्की सी वाइब्रेशंस आपके रोड पर आपकी वाइब्रेशंस होती है। अगर कभी आपने रोलर को अगर आपने कभी रोड बनाते हुए देखा है तो वो रोल करता है ना रोड को, तो आपने देखा हो कि हल्के उस पर्टिकुलर एरिया की कुछ पोर्शन में हल्के से वाइब्रेशन होते हैं, तो इस टाइप का वाइब्रेशन होता है। थर्ड हम पढ़ेंगे 4.9 से 5.4 तक, तो इसमें जो आपसे आपने कुछ पिक्चर्स फोटो फ्रेम डाल के तो वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब इतना अभी तक इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, मतलब 5.4 तक जो लूज थिंग्स होती हैं जिसको कि हम हैंग करके रखते हैं, पिक्चर्स रहते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, ये गिरना स्टार्ट हो जाता है। जब 5.5 से 6.1 तक जाता है तब वो थोड़ा डिजास्टर हो जाता है, क्योंकि उसमें वॉल्स में क्रैक पड़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपका घर मजबूत बना होता है तो यू कैन सर्वाइव, बट घर कमजोर बना होता है, वॉल में क्रैक बनता है तो वो डिजास्टर्स बन जाता है।
और अगर 6.2 से 6.9 हो जाए तो बिल्डिंग कोलैप्स होना स्टार्ट करती है। डिपेंड करती है उसकी डिजायबिलिटी, वो कितने साल पुरानी बिल्डिंग है या कितने स्ट्रेंथन बिल्डिंग है। और कमजोर बिल्डिंग है तो वो गिर जाएगी। 7.0 से 7.3 तो उसमें बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स मानते हैं कि उसमें लैंडस्लाइड भी होती है, ज़मीन कटना स्टार्ट हो जाती है, बिल्डिंग्स गिरना स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी डिजास्टर्स माना जाता है। एंड अगर 8.1 से ज़्यादा का अगर अर्थक्वेक इंटेंसिटी उसकी रिक्टर स्केल की 8.1 से ज़्यादा आई तो काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर्स होता है। ओके, तो ये आपने रिक्टर स्केल की आपने रीडिंग पढ़ ली। अब हम इसके प्रिकॉशंस के बारे में जानते हैं कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक जब आता है सबसे पहले या तो बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में आप फंस गए तो उसके कॉर्नर पे खड़े रहिए, तो उससे क्या होता है कि जो स्लैब होती है ना, हमारी छत होती है, वो आपके ऊपर ना गिरे। अगर मतलब अगर रूम एम्प्टी है, पर लेकिन अगर आपकी बिल्डिंग के आसपास अगर कोई हार्ड सरफेस है ना, बेड हो गया या टेबल हो गया जो कि काफ़ी हार्ड है, तो आप उसके नीचे आप रेस्ट कर सकते, उसको टाइटली होल्ड करके। या फिर सबसे बढ़िया तरीका, आप खुले मैदान में भाग सकते हैं, पर नोट करना पड़ेगा कि वो मैदान खुला होना चाहिए, वहाँ पे कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लाइक पेड़ नहीं होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पोल नहीं होने चाहिए। हो सकता है अर्थ के वाइब्रेशन की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी पोल आपके ऊपर गिर जाए। तो ये प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं वाइल फेसिंग एन अर्थक्वेक। ओके, और जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स उसके पास खड़े नहीं रहना, वो आपके ऊपर गिर सकते हैं, तार आपके ऊपर गिर सकते हैं। ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स, या फिर सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोले तो ऐसी जगह हाइड करना है जहाँ पर आप अपने सिर को, अपनी बॉडी को बचा सकते हो। वो ऑब्वियस सी बात है, आप अपने आप को कवर कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ हार्ड थिंग्स लाइक बेड हो गया, टेबल हो गया। ओके, और अगर पॉसिबल नहीं है तो सबसे, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप बाहर निकल के जा सकते हो, तो आप खुले मैदान में जा सकते हैं, जिससे आपको इंजरी नहीं होगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।